Good morning and a very very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins और हम हैं पेज नंबर 42 पे। मनुष्य के इंटरनल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो अपने अंदर कम्युनिकेशन करता है, वो बाहर दुनिया में जो इवेंट हो रहा है या जो हैपनिंग हो रही है उसकी प्रिसाइज रेंडरिंग नहीं है। ये एक इंटरप्रिटेशन है, एक मीनिंग निकालता है जो अपने स्पेसिफिक पर्सनल बिलीव्स, एटीट्यूड्स, वैल्यू उसमें से निकालता है और इसे मेटा प्रोग्राम कहते हैं। तो अगर आपकी अपब्रिंगिंग के अंदर लड़कियों का काम करना बुरा है, तो अगर कोई लड़की बाहर काम कर रही है तो वो आपको ठीक नहीं लगेगा, तो ये आपकी प्रोग्रामिंग से ऐसा हो रहा है। अगर लेट उठना बुरा है तो आपको सब कोई लेट उठने वाले बुरे लगेंगे। ये कहाँ से हो रहा है, किसने आपको बताया है? आपकी जो बचपन से परवरिश हुई है वहाँ उस प्रोग्रामिंग से। तो क्योंकि हमें इन रियलिटी ये पता ही नहीं है कि चीज़ें सच्चाई में होती क्या हैं, हमें वही पता है जिन चीज़ों को हम जैसे खुद रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम उन्हें उस तरह से क्यों ना देखें, क्यों ना रिप्रेजेंट करें जो हमें पावर दे, जो हमारे लिए लिमिटेशंस ना क्रिएट करें। तो चीज़ों को सफलतापूर्वक करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपनी मेमोरी यानी याददाश्त को मैनेज करें। ऐसी याददाश्त क्रिएट करें जो हमें एम्पावर करे। कोई भी एक लाइफ में एक्सपीरियंस होता है तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम फोकस कर सकते हैं। बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति भी अगर उस समय कोई चीज़ उसके हिसाब से काम नहीं कर रही है, उसके बारे में सोच के डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और एंगर में जा सकता है। या वो ये देख सकता है कि मैंने सारी ज़िंदगी क्या काम किया है और उसके चाहे ये सिचुएशन कितनी भी टेरिबल हो, वो उसको एम्पावर करके आगे लेके जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल जो सक्सीड करते हैं, जो नहीं करते हैं, वो ये है कि वो अपनी मोस्ट रिसोर्सफुल स्टेट को कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर एक्सेस करते हैं, उसकी प्रेजेंस में रहते हैं। याद रखें, दुनिया में होने वाली कोई भी चीज़ इनहेरेंटली ना अच्छी है ना बुरी है। उसकी कीमत उससे है जिससे आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहते हैं कि ये अच्छी है कि बुरी है। राइटर कहता है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस बुक को नीचे रखो और अभी तुम फायर वॉक करो, आग पे चलो, तुम करोगे? तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम ऐसा कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप मेंटली अभी ऐसी स्टेट में नहीं हैं जो सपोर्ट करे ऐसा एक्शन लेने के लिए। फायर वॉक लोगों को ये सिखाती है कि वो अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, अपने बिहेवियर को इस प्रकार से बदल सकते हैं कि वो उनको एम्पावर करे किसी भी एक्शन को लेने में और नए रिजल्ट प्रोड्यूस करे, चाहे कितने भी लिमिटेड फैक्टर्स हो, चाहे कितना भी डर हो। जो लोग फायर वॉकिंग करते हैं वो कोई दूसरे लोगों से डिफरेंट नहीं होते हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करना सीख लिया है, अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को चेंज करने में करके, ये सोच के कि वो क्या कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते हैं। अब वो अपने आप को टोटली रिसोर्सफुल स्टेट में डाल सकते हैं और ऐसी स्टेट में जहाँ पर उनका किया गया हर एक्शन रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा जिन्हें वो पास्ट में बिल्कुल इम्पॉसिबल समझते थे। राइटर कहता है कि जो मैं ये फायर वर्क कराता हूँ एक ड्रामेटिक और फन तरीका है जिसे लोग भूलते नहीं हैं, और वो ये जान जाते हैं कि जिन चीज़ों को वो इम्पॉसिबल समझते हैं वो बिल्कुल पॉसिबल है। इससे उनकी ज़िंदगी और बेटर हो जाती है, उनको अनेबल करती है वो चीज़ें करने में जिसको उनको लगता था मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। कॉन्फिडेंस का लेवल अलग हो जाता है, एक्शंस इफेक्टिव हो जाते हैं। तो की क्या है ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट जो आप चाहते हैं, वो ये है कि आप अपने आप को उस चीज़ को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें कि वो आपको रिसोर्सफुल स्टेट में रखे। जब डिक्शनरी के अंदर हम वर्ड रिसोर्सफुल का मीनिंग देखते हैं हिंदी में, तो वो आता है साधन संपन्न। मीन्स उन साधनों से, उन तरीकों से आपका संपन्न होना, भरपूर होना, जिससे कि आप जो रिजल्ट चाहें वो पा सकें। आपने कभी कभी देखा है कि घर में बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं लेकिन स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि वो परफॉर्म कर ही नहीं सकते। आपका जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है ना, वो आता है आपकी क्वालिटी ऑफ एक्शन से।
सो अपने मन को, अपने चित्त को, अपने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को रिसोर्सफुल स्टेट में लाने के लिए कहता है, अगर मैं अभी तुमको बोलता हूँ, जैसे मैं आपको अभी बोल रही हूँ कि चलो अपने आग पे चलते हैं, अब इसको सुनते ही अगर आप ये पिक्चर कर रहे हो कि ये तो पता नहीं कौन से लोग हैं जो किस प्रकार की बिलीफ सिस्टम से हैं, नो नो मैं नहीं कर सकता, या आपको ऐसे लगता है कि मैं तो इसमें कदम रखूंगा तो मैं जल ही जाऊंगा, तो आपकी अवस्था, आपकी स्टेट पहले से भी वर्स्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं माइंड में कि लोग क्लैप कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप पूरे खुशी में हैं, एक्साइटमेंट में हैं, तो आप मन से बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्टेट में होंगे, क्योंकि आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन के अंदर अपने आप को हेल्थफुली, जॉयसली देखा है और ये देखा है कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। अब आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो टोटली कॉन्फिडेंट है। आपके न्यूरोलॉजिकल से जो सिग्नल्स हैं ये आपको एक ऐसी स्टेट में डालेंगे कि आप उस एक्शन को लेंगे एंड यू विल बी एबल टू डू द फायर वॉकिंग। यही बिल्कुल सच है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। अगर आप ये रिप्रेजेंट करते हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलने वाली हैं तो वो नहीं चलेंगी। अगर आप ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये चीज़ें सब काम करेंगी तो आप अपने आप को इंटरनल रिसोर्सफुल सिचुएशन में डालते हैं और आप वो रिजल्ट और वो अवस्था प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो राइटर कहता है कि ऑब्वियसली कई बार बेस्ट पॉसिबल स्टेट भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती है जो हम चाहते हैं, लेकिन जिस समय हम अप्रोप्रिएट स्टेट अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं तो हम ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन राइटर कहता है पूछने का ये है कि अगर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के हम अंदर जो भी जैसे अपने आप को सोचते हैं और फिजियोलॉजी वर्क टुगेदर, जो कि एक अवस्था, एक स्टेट को क्रिएट करती है जहाँ से बिहेवियर आता है, तो क्या डिटरमिन करता है एक स्पेसिफिक बिहेवियर का काइंड का रूप जो हम प्रोड्यूस करते हैं जब हम उस अवस्था में होते हैं। सो एक व्यक्ति एक लव रिसोर्सफुल स्टेट में जाके आपको हक करेगा, दूसरा जो है वो सिर्फ ये बोलेगा कि आई लव यू। तो जब हम किसी भी स्टेट में पहुंचते हैं तो हमारा ब्रेन पॉसिबल बिहेवियरल चॉइसेस को एक्सेस करता है, और चॉइसेस कहाँ से डिटरमिन होती हैं, जो हमने अपनी दुनिया का एक मॉडल बना रखा है जो हम बच्चे से पैदा हुए तब से। तो अगर कोई गुस्सा होता है तो हमारी एक आदत है कि कहीं हमने बचपन में अपने पेरेंट्स को देखा है जोर जोर से चिल्लाना या एकदम गुस्सा होने में चुप कर जाना या कहीं अपने कमरे में बंद कर लेना, तो ये बिहेवियर हमारे माइंड के अंदर मॉडल्ड है। और जिस बिहेवियर को हमारे माइंड में जिससे लगता है कि हमें अपना मतलब इससे मिल जाएगा हमारी मेमोरी फ्लो के अंदर, हम उस वैसे ही बिहेवियर से रिस्पॉन्ड करते हैं। हम सबके पास में दुनिया के लिए कुछ व्यूज हैं, कुछ उनके लिए हमारा कुछ कहना है कि ऐसा है वैसा है। ये कहाँ से आए हैं? हमारी जो धारणाएं हैं हमारे वातावरण के प्रति, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, जो मूवीज देखते हैं, जो टेलीविजन देखते हैं, वहीं से हम सारा बिहेवियर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें उन लोगों को मॉडल करना है जो एक स्पेसिफिक बिलीफ के साथ में हैं, जो दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे देखना चाहिए फॉर टेकिंग एन इफेक्टिव एक्शन। सक्सेसफुल इफेक्टिव लोगों को देख के हमें ये डिस्कवर करना ज़रूरी है कि वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस, जो दुनिया के एक्सपीरियंस को अपने ऊपर किस प्रकार से उसको मॉडल करते हैं, उसका क्या मीनिंग निकालते हैं, वो अपनी माइंड में क्या विजुअलाइज करते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो अगर हम अपने शरीर में वैसे ही मैसेजेस को कन्वे करेंगे तो हम सिमिलर रिजल्ट पाएंगे। तो दिस इज व्हाट मॉडलिंग इज ऑल अबाउट। ये काम ना कांस्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर, कि आप अगर कॉन्स्टेंटली ये डिसाइड नहीं करते हैं हर पल कि ये रिजल्ट मुझे चाहिए और आपकी बॉडी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल कॉन्वर्जेशन, टीवी शो या किसी और को बोलना आपके अंदर ऐसा बिहेवियर्स क्रिएट करेगा जो शायद आपके रिजल्ट को सपोर्ट ना करे जैसा कि आप चाहते हैं। ज़िंदगी ना एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं ज़िंदगी एक नदी की तरह है जो हमेशा मूव करती रहती है। तो या तो आप उस नदी की मर्जी पे हो कि जहाँ पे पानी का बहाव गया आप वहाँ पर बहाव करते चले गए, या आप बिल्कुल कॉन्शियस हैं, एक्शन में हैं और आप प्री डिटरमिन्ड एक डायरेक्शन में अपने आप को
दिशा दिखाते हुए तैरते हैं या शिप में चलते हैं। तो अगर आप अपने अंदर मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल ऐसे बीज नहीं डालेंगे जो चीज़ों को आप चाहते हैं, तो फजूल की घास की जैसे जो वीड्स होती हैं वो चारों तरफ ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगी। अगर आप कॉन्शियसली अपने माइंड को, अपनी अवस्था को, अपने एनवायरनमेंट को नहीं डायरेक्ट करते हैं, तो अनडिज़ायरेबल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी और रिज़ल्ट बहुत ही डिज़ास्ट्रस हो सकता है। ये क्रिटिकल है कि हर रोज़ आप अपने माइंड के दरवाजे पे खड़े हों और ये देखें कि हाउ कॉन्स्टेंटली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को अपने आप से, और आपको हर रोज़ अपने दिमाग से फजूल की चीज़ों वाली जो ये घास उगाती है उसको निकालना है। पता है आपको, मैं गाड़ी में आ रही होती ना, खाली होती, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है। कोई एक बंदा दिमाग में आ जाएगा, चाहे वो हस्बैंड हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई फ्रेंड हो, कोई सिचुएशन हो, और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और बड़ा जूस है उस स्टोरी में, बड़ा मजा आता है उसको सोच के। अब मालूम है कि मैं ये फजूल में सोच रही हूँ, पर भी मैं सोच रही हूँ दिस इज व्हाट इज सेइंग दैट यू हैव टू बी ऑन गार्ड, यू हैव टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ अ रिसोर्सफुल स्टेट यू आर इन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है कार्ल वेलेंडा। ये एक एक्रोबैट नहीं होता जैसे कि हमेशा भी फ्लाइंग वेलेंडाज लिखा है। आई डोंट नो वेदर इट्स somebody, let me find out, just 1 minute. So yes, ये जो टाइट रोप वॉकिंग नहीं करते एक सर्कस के अंदर, ये व्यक्ति था और उसे कभी भी गिरने से डर नहीं लगता था। और फिर अचानक उसने एक दिन अपनी पत्नी से बात करना चालू किया कि उसको वो देखता है अपने आप को कि वो गिरते हुए, और फॉर द फर्स्ट टाइम जब उसको ना माइंड के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन आई कि वो गिर सकता है, और 3 महीने के बाद में वो गिर गया और मर गया। कुछ लोग कहेंगे कि उसको ये प्री नॉमिनेशन था, लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि उसने अपने नर्वस सिस्टम को एक कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन दिया, एक सिग्नल दिया, ताकि वो अपने को आपको उस स्टेट में डाल सके कि जो उसके गिरने के बिहेवियर को सपोर्ट करता हो। उसने खुद ये आउटकम क्रिएट किया। ये बहुत ही क्रिटिकल है कि आप अपनी लाइफ में किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, क्या हमें चाहिए और क्या हमें नहीं चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली बुरी चीज़ों के ऊपर लाइफ में फोकस करते रहेंगे, तो जितनी भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए ना, जितनी भी प्रॉब्लम आपको नहीं चाहिए, आप उसी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएंगे। आपका बिहेवियर भी वैसा होगा, रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। तो अगर हम कंटिन्यूसली फोकस जो ज़िंदगी में नहीं है या बैड थिंग्स हैं उस पे करते हैं, तो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जो पॉसिबल प्रॉब्लम हमें नहीं चाहिए, हम अपने आप को ऐसी अवस्था में डालते हैं कि हम वैसा ही बिहेवियर करते हैं जो प्रॉब्लम हमें नहीं चाहिए, और फिर वैसा ही रिजल्ट आता है। तो राइटर आपसे पूछता है कि आप जेलस पर्सन हो, आप कहते हो मैं नहीं हूँ, लेकिन आपने पास्ट में जेलस अवस्था जहाँ पे आप जल रहे हो, कूद रहे हो, ये आपने प्रोड्यूस किया और एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर वहां से निकल। व्हेन यू आर जेलस, व्हाट काइंड ऑफ अ बिहेवियर विल यू डू, है ना? लेकिन आप खुद अपना बिहेवियर नहीं हो ना, ये तो एक मेंटल स्टेट आई, उसके इनसाइड आपने जेलस फील किया। तो आपने अपने आप को, अगर आप जनरलाइज ना करें और वो बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें जो गवर्न करे, डायरेक्ट करे आपके एक्शंस को फ्यूचर में लेके आके, तो आप ये देखेंगे और ये याद रखें कि आपका बिहेवियर जो भी आप करते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फिजियोलॉजी ऑल्सो। तो आप अपने इस मोमेंट के मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर कभी आप जलन कर रहे हो या कभी आपको गुस्सा आ रहा है या आपको लगता है मेरी लाइफ में तो ये हो नहीं रहा है, तो ये बड़ी सिंपली है कि आपने इन चीज़ों को इस ढंग से अपने अंदर रिप्रेजेंट किया है। आपके पास चॉइस है कि चीज़ें आपको कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपसे कोई व्यक्ति बहुत प्यार जो कर रहा है वो आपसे बेईमानी कर रहा है, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में आपको गुस्सा आएगा, आपको डिप्रेशन भी होगा। आपके पास चाहे उसका एविडेंस है या नहीं है, आप इसको एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे। तो जब आपके हस्बैंड या जिनसे आप प्यार करते हो वो घर आएंगे, तो यू आर सस्पिशियस, शक में हो, आप गुस्सा हो, और इसके अंदर ऐसा होगा तो आप उस व्यक्ति को कैसे ट्रीट करोगे? अच्छे से तो नहीं ना करोगे, कुछ बोलोगे नहीं तो भी अच्छे से नहीं करोगे। सो रिमेंबर
उस व्यक्ति ने सामने कुछ नहीं किया है, ये आपको शक हो रहा है। मेरी मम्मा सांवली थी, मेरे पापा बहुत गोरे थे, बहुत स्मार्ट, वेरी हैंडसम। मेरी मम्मा मेरे जैसी थी, ठीक हूँ। और मेरी मम्मा को हमेशा ये लगता था कि मेरे पापा का किसी से अफेयर है। उसके इनसाइड हमारे घर में कभी भी शांति नहीं थी। पापा उनके बिना कहीं नहीं जाते थे, बहुत पैसे वाले थे। माँ को हर प्रकार का कंफर्ट था, और पूरी जिंदगी, और वो हमें बहुत बार बोलते थे, हम बड़े थे, कि मैं तेरी माँ के अलावा किसी ने सोचूं भी को नहीं। लेकिन मम्मा को ये बात नहीं समझ में आती थी, और वो अपनी इस स्टेट को कभी भी बदल नहीं पाई। तो आप अपने जो ये नेगेटिव इमेज है अपने लव्ड वन की ना, इसे बदल सकते हैं। एक नई पिक्चर को प्रोसेस कर सकते हैं जो आपको एक ऐसी स्टेट में डाले कि जब वो आए तो उसको आपको अच्छा लगे, एंड यू फील वांटेड, एंड यू हैव अ डिजायर टू बी विद दैट पर्सन। तो राइटर कहता है कि किस लिए हमको अपनी इमोशंस को वेस्ट करना है उन चीज़ों को श्योर करने में जिसका कोई बेस नहीं है, या उसको करके श्योर आपको कुछ मिलना नहीं है। तो यहाँ पे रैल्फ वाल्डो एमरसन की एक लाइन है, द एंसेस्टर ऑफ एवरी एक्शन इज अ थॉट। मीनिंग, जो भी आप कर रहे हैं उसके पूर्वज क्या हैं? आपकी सोच जो आपने अपनी जिंदगी में क्रिएट की हुई है, और आपको अपनी इंटरनल कॉन्वर्जेशन, इंटरप्रिटेशन, सोच को बदलना है ना। एंड इट्स नॉट ईजी बट इट कैन बी डन। पहले ना मेरा बहुत काम होता था ऑफिस में, और मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा कहीं बोलते थे नहीं अब शाम को हमें कहीं जाना है ज़रूरी, तो मुझे लगता था घर क्यों नहीं जाते, रेस्ट करें, सुबह इतना काम है, ऑफिस में आके करें, अंदर कुड़ती मरती थी। अब जब से मैंने उनकी ज़िंदगी को दूसरी दृष्टि से देखना शुरू किया, मेरे कोच ने मुझे हेल्प की उसको दिखाने में, देन आई अंडरस्टैंड ही इज़ यंग एंड ही नीड्स टू गो टू हिज फ्रेंड्स प्लेस एंड ही इज़ डन इनफ। My coach always tells me, Shalini, the way you live your life and the way you can work, not everybody can work that way. Respect them for their life. It took me little time to adjust my thought to that, but yes, I've done. तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ये इम्पैक्ट नहीं करता। 1 मिनट के लिए वो मेरी पुरानी सोच आती है, और अगर मैं उसमें बह जाऊँ तो बस फिर तो हो गया, फिर मैं टिक 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 करूँगी। और अगर मैं उस समय अपने आप को बता दूँ, शालिनी दिस इज़ हिज लाइफ एंड ही हैज़ अ राइट टू स्पेंड द वे ही वांट्स टू, इमीडिएटली आई लव हिम। है वही लड़का, लेकिन मेरी अपनी सोच में फ़र्क है। तो क्या आज अपने जीवन में हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आपके ये बुक सुनने से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव है। थैंक यू सो मच।